हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूं आर के सिंह और हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बोले तो FEEE। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इंडक्टेंस के बारे में, इंडक्टर के बारे में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। तो प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको मिल जाएगा FEEE प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस जो है अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर से जुड़ी जितनी भी बातें हैं आज के क्लास में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस क्या होता है दोस्तों? मैंने आप लोगों को इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में बताए थे। इंसुलेटर क्या होता है? जिस मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता, ठीक है, जिस मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा हो गया, कांच हो गया, ठीक है, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, वो हो गया इंसुलेटर। एंड कंडक्टर वो सभी मटेरियल को हम लोग कहते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकता है। जैसे कि आपका लोहे का रॉड हो गया, लोहे के रॉड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। देन कॉपर का वायर जो होता है, कॉपर का जो तार होता है, सिल्वर, गोल्ड, सभी के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है एंड इसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। देन उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? जिसके थ्रू हल्के से अमाउंट पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। उतना फ्रीली पास नहीं होगा, लेकिन हल्के से अमाउंट से पास हो सकता है। जैसे कि आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम पास होता है, लेकिन पास होता है। ओके, चलो, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कंडक्टर से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। देखो, जैसे कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है। इसको इनिशियली थोड़ा सा चार्ज देके रखा गया है, मतलब इसमें थोड़ा सा इनिशियली कुछ चार्ज है, ओके, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम लोग दोनों टर्मिनल को, इधर का एक टर्मिनल है, इधर एक टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें थोड़ा सा वोल्टेज देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा चार्ज हम लोगों ने दिए हैं। इनिशियली कुछ चार्ज हम लोगों ने इसको दे कर रखे थे। दैट इज़ वाई अगर हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे दोनों टर्मिनल का तो हमें थोड़ा सा वोल्टेज देखने को मिलेगा। अभी क्या है कि अभी हम लोग इस कंडक्टर को एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग जो है इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो वोल्टेज है, अब ये वोल्टेज इंक्रीज होगा क्योंकि हम लोग चार्ज दे रहे हैं। ये वोल्टेज आपका इंक्रीज होगा क्योंकि ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर का जो चार्ज है वो और किसी तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि ये आपका पूरा इंसुलेटेड है। इसको हम लोग अलग करके रखे हैं, किसी चीज़ के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा नहीं है। तो फिर ये चार्ज कहाँ पे स्टोर होगा? यहाँ पे ही, इसी कंडक्टर के भीतर स्टोर होगा एंड एज ए रिजल्ट दोनों टर्मिनल का बीच का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा। ओके, तो देखो, अब बात ये है कि अगर हम लोग इसको एक कंडक्टर के थ्रू इसको अर्थन कर देते, मतलब यहाँ से एक कनेक्टर लेके हम लोग इसको धरती में लगा देते, तो फिर क्या होता? जो एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका अर्थ पे चला जाता, ठीक है। तो इसका जो वोल्टेज है वो उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता, उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि ये अर्थ पे चला जाता, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इसको पूरा इंसुलेट करके रखा है एंड इसके आजू बाजू में कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ ऐसा सब्सटेंस हम लोगों ने नहीं रखा है कि ये चार्ज जो है वो अलग जा सके, पूरा इंसुलेट करके रखा है। ओके, इन दैट केस वी कैन से जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। जो वोल्टेज है इसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, क्योंकि जितना चार्ज हम लोग देंगे वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल वो उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। ओके, जितना हम लोग चार्ज देंगे उतना ही वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो ये जो साइन है यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लाते हैं? एक कांस्टेंट लाते हैं। तो इन दैट केस हम लोग कौन सा कांस्टेंट यूज़ करेंगे? सी कांस्टेंट। हम लोगों ने कौन सा कांस्टेंट यूज़ किए हैं? सी कांस्टेंट। एंड सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। ओके, which is known as capacitance।
ठीक है, कैपेसिटेंस को हम लोग डिफाइन करेंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि जो वोल्टेज होता है किसी कंडक्टर के टर्मिनल के बीच, जो वोल्टेज होता है वो Q के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा हम लोग चार्ज देंगे उतना ही वोल्टेज जो है इंक्रीज होगा। ओके, तो इसी प्रोपोर्शनल साइन को हम लोगों ने हटा के क्या लाए हैं, इक्वल टू लाए हैं। एंड इसी ये जो साइन है इसको हटाने के लिए क्या लाना होता है, एक कंस्टेंट लाना होता है। एंड हम लोगों ने ये सी कंस्टेंट लाए हैं। सी कंस्टेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। सी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, Q/V। ओके, सो वी कैन से दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, ये होता है आपका चार्ज, Q बोले तो क्या, चार्ज, एंड V बोले तो वोल्टेज। ओके, V बोले तो वोल्टेज, ठीक है, V बोले तो वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें तो मिल गया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या मिला, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाई वोल्टेज। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैसे डेफिनेशन कैसे निकाल सकते हैं, डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, इनमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है वोल्टेज को यूनिट मान लेंगे, क्योंकि हम लोग चार्ज दे रहे हैं तो हम लोग वोल्टेज को यहाँ पे यूनिट मान लेते हैं। चलो लेट्स सी, C इज इक्वल टू, हम लोगों ने Q लिए हैं एंड नीचे जो है 1 वोल्ट कर दिए हैं। 1 वोल्ट वोल्टेज का वैल्यू जो है हम लोगों ने, वोल्टेज का जो वैल्यू है हम लोगों ने वी पुट V इज इक्वल टू 1, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। चार्ज बोले तो क्या, Q, एंड वोल्टेज बोले तो क्या, V से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला था। एंड यहाँ पे हम लोगों ने V को जो है 1 मान लिए हैं, 1 वोल्ट मान लिए हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा रिलेशन देखने को मिल रहा है, C इज इक्वल टू Q। ओके, C इज इक्वल टू Q, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक छोटा सा रिलेशन मिला, C इज इक्वल टू Q, कब, जब V का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से ही हम लोग जो है डेफिनेशन अब लिख सकते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द कैपेसिटी और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, ठीक है, द कैपेसिटी और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, इस कंडक्टर का वो चार्ज है, वो रिक्वायर्ड चार्ज है जिसको लगाने से, ठीक है, जिसको यहाँ पे देने से क्या होता है, इसका जो वोल्टेज होता है वो 1 वोल्ट राइज होता है, जो पोटेंशियल होता है वो 1 वोल्ट राइज होता है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज मैनर में अगर कहेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, किसी एक कंडक्टर के लिए, किसी भी एक कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है उसको 1 वोल्ट रेज कराने के लिए, जितना चार्ज चाहिए उसी को हम लोग उस कंडक्टर के क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया क्या है, किसी एक कंडक्टर के लिए उसका जो पोटेंशियल है उसको 1 यूनिट बढ़ाने के लिए जो चार्ज हमें देना होगा, इसमें अप्लाई करना होगा, उसी चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, इसका कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहते हैं। लेट राइट द डेफिनेशन। चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन बहुत ही काम का है, डेफिनेशन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, मैंने तो ये पूरा घटना आपको बता दिए हैं, कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। अभी हम लोग डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, द कैपेसिटी। चलो कैपेसिटेंस को हम लोग कैपेसिटी भी कहते हैं। द कैपेसिटी और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is defined as the चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिकल चार्ज भी लिख सकते हैं, सिर्फ ओनली चार्ज भी हम लोग लिख सकते हैं। चार्ज रिक्वायर्ड टू raise the potential of the conductor DUCTOR through 1 वोल्ट। ठीक है, थ्रू 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट या फिर 1 यूनिट कह देते हैं तो बेहतर रहेगा। अच्छा, 1 यूनिट, वोल्ट तो डायरेक्ट ऐसा यूनिट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट लिख लेते हैं। ठीक है, ओके।
तो किसी कंडक्टर का जो पोटेंशियल है उसको 1 यूनिट बढ़ाने के लिए जितना चार्ज हमें देना होगा उसी चार्ज को हम लोग उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटी कहते हैं। ओके, चलो, तो कैपेसिटेंस को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैपेसिटेंस को जो है हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है देखो, उसको मैं दिखा देता हूँ। पहले इसको इरेज कर दूँ। आप लोग जो है पहले तो इस डेफिनेशन को लिख लीजिए एंड दूसरा डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को लिखाता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा पोंछ देता हूँ। चलो, तो हम लोग कैपेसिटेंस को इस तरह से भी कह सकते हैं, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर, ठीक है, टू स्टोर चार्ज is known as the capacity, ठीक है, कैपेसिटी लिखते हैं, कैपेसिटी और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ऑफ द कंडक्टर। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ए टर्मिनल बी टर्मिनल, दोनों एंड को हम लोग टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, इस टर्मिनल ए एंड इस टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो वी है मान लेते हैं। ठीक है, एंड हम लोगों ने क्या किए हैं, एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे क्यू प्रोवाइड किए हैं। इसमें थोड़ा सा चार्ज जो था पहले से था, ठीक है, हम लोगों ने एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो देखो ये जो चार्ज यहाँ पे आ रहा है जिसकी वजह से ये जो वोल्टेज है, ये जो पोटेंशियल है इंक्रीज हो रहा है, तो ये चार्ज इसी कंडक्टर के बीच में क्या हो रहा है, आपका स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये जो चार्ज हम लोग एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए हैं वो इसी कंडक्टर के भीतर क्या है, स्टोर हो गया है। ओके, एंड कितना स्टोर कर पाएगा उसी कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी जो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज ये कंडक्टर स्टोर कर पाएगा उसी को हम लोग इस कंडक्टर का क्या कहेंगे, कैपेसिटी कहेंगे। कि जितना चार्ज ये कंडक्टर स्टोर कर पाएगा उसी को हम लोग इसका कैपेसिटी कहेंगे। मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर आपका ओके 20 कूलम चार्ज जो है, सॉरी 20 कूलम चार्ज जो है वो स्टोर कर पाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका कैपेसिटी क्या है, 20 कूलम। ओके, ठीक है, लेकिन कैपेसिटी को हम लोग अलग से डिफाइन कर सकते हैं, अलग से लिखते हैं, उसका यूनिट जो है अलग है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप लोग ये मान लीजिए कि ये जो कंडक्टर है, ठीक है, इसमें हम लोग 20 कूलम अगर चार्ज देंगे तो ये वो आपका स्टोर करके रख पाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रख पाएगा, सिर्फ इतना ही रख पाएगा मैक्सिमम। तो इसी को हम लोग कैपेसिटी से इसको मेजर करेंगे। ओके, कैपेसिटी से इसको एक्सप्रेस करेंगे। चलो, तो ये दोनों डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। यूनिट क्या है कैपेसिटेंस का, उसको देख लेते हैं। कैपेसिटेंस यूनिट्स, ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसआई सिस्टम पे। ठीक है, एसआई सिस्टम पे कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, वो आपका है क्या, देखो कैपेसिटेंस का अगर फॉर्मूला देखेंगे C = Q/V, अभी हम लोगों ने देखा। तो ये है आपका चार्ज, ये है वोल्ट। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम्ब। ओके, एंड वोल्ट का यूनिट क्या है दोस्तों, ये आपका कूलम्ब हो गया, कूलम्ब। एंड ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका वोल्टेज।
ओके, वोल्टेज। एसआई सिस्टम पे चार्ज का यूनिट है कूलम्ब एंड पोटेंशियल का यूनिट है वोल्टेज। तो हम लोग कह सकते हैं इन एसआई सिस्टम में क्या होगा, कूलम्ब पर वोल्टेज ये होगा यूनिट, या फिर इसको हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं कूलम्ब वोल्टेज इनवर्स। ठीक है, ओके, कूलम्ब वोल्ट इनवर्स हम लोग कह सकते हैं। वोल्ट, सॉरी ये वोल्टेज, ये वोल्ट होगा, यूनिट क्या है, वोल्ट। ओके, वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। तो कूलम्ब वोल्ट इनवर्स हम लोग कह सकते हैं एसआई सिस्टम में। एंड इसी को कहा जाता है आपका फैराड। ठीक है, इसी को कहा जाता है क्या, फैराड। एंड फैराड को एफ से डिनोट किया जाता है। ओके, 1 कूलम्ब पर 1 वोल्ट इज नोन एज 1 फैराड। ओके, 1 कूलम्ब पर 1 वोल्ट इज नोन एज 1 फैराड। तो एसआई सिस्टम में कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, अगर आपको पूछा जाए तो आप लोग क्या कहेंगे, फैराड, जिसको एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो 1 फैराड का हम लोग अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। 1 फैराड हम लोग किसको कहेंगे, 1 फैराड हम लोग किसको कहेंगे, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, द कैपेसिटेंस of a conductor is said to be 1 farad। 1 farad कब हम लोग कह पाएंगे 1 farad, if its potential raised by 1 volt and the required 1 volt हो गया कितना चार्ज देने से, when 1 कूलम्ब चार्ज is provided। ठीक है, जब किसी कंडक्टर को हम लोग 1 कूलम्ब चार्ज जो है प्रोवाइड करेंगे, एंड उससे क्या होगा कि उस कंडक्टर का 1 वोल्ट जो पोटेंशियल है वो रेज होगा, तो फिर उस कैपेसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, उस कंडक्टर का 1 फैराड कैपेसिटेंस कहेंगे। ठीक है, 1 फैराड बोले तो क्या, किसी कंडक्टर पे अगर आप लोग 1 कूलम्ब चार्ज अप्लाई कर रहे हैं एंड उससे अगर उस कंडक्टर का वोल्ट जो है वो 1 वोल्ट रेज हुआ है, तो फिर उसी कैपेसिटी को हम लोग कहेंगे 1 फैराड। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा एसआई सिस्टम पे। एंड अगर सीरीज सिस्टम में पूछा जाए तो सीरीज सिस्टम में होता है स्टेट फैराड। ठीक है, स्टेट फैराड, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड यूज़ करने के लिए हम लोग फैराड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेट फैराड को सीरीज सिस्टम को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं एंड उतना ज़्यादा पॉपुलर है भी नहीं। हम लोग एसआई सिस्टम पे ज़्यादातर जो है कैलकुलेशंस करते हैं। चलो, फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, यहाँ पे सीजीएस के जगह पे सिर्फ एसआई के जगह पे सिर्फ हम लोग सीजीएस लिख देंगे। सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, ये जो यूनिट है ये चेंज हो जाएगा। अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि सीजीएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट क्या होता है दोस्तों। सीजीएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट क्या होता है बोलो, एंड वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, ये आप लोग मुझे बताएंगे फटाफट से। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट होता है स्टेट कूलम्ब, एंड आपका जो वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो होता है स्टेट वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 स्टेट कूलम्ब, इधर लिखेंगे 1 स्टेट वोल्ट। ठीक है, ओके। तो अल्टीमेटली हमारा जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, हमारा जो यूनिट आएगा वो आपका आएगा 1 स्टेट कूलम्ब पर 1 स्टेट वोल्ट, 1 स्टेट कूलम्ब पर 1 स्टेट वोल्ट। एंड इसको हम लोग कहते हैं 1 स्टेट फैराड। 1 स्टेट फैराड इजिकल टू क्या होगा, 1 स्टेट कूलम्ब पर स्टेट वोल्ट। ठीक है, अभी आप लोग मुझे कहेंगे 1 स्टेट फैराड हम लोग किसको कहेंगे,
1 स्टेट फैराड। किसी कंडक्टर पे अगर हम लोग 1 स्टेट कूलम चार्ज अप्लाई करेंगे एंड उससे अगर 1 स्टेट वोल्ट जो है पोटेंशियल रेज होगा तो उस कंडक्टर के उस कैपेसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 स्टेट फैराड कहेंगे। जैसे कि हम लोगों ने फैराड के केस में लिखा था, चलो यहाँ पे भी मैं आपको लिखा देता हूँ, बात तो बिल्कुल सही है। फैराड 1 स्टेट फैराड, the capacity of a conductor is said to be 1 stat farad if the potential raise is 1 stat volt when 1 stat coulomb charge is applied। ठीक है, बस इसी बात को आपको लिख लेना है। ओके, ये है 1 स्टेट फैराड का फॉर्मूला। ठीक है, चलो अभी हम लोग 2 सिस्टम में देख लिए हैं कैपेसिटेंस का यूनिट। एक तो आपका हो गया एसआई सिस्टम में फैराड एंड सीजीएस सिस्टम में हो गया स्टेट फैराड। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन भी देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इसको हम लोग देख लेते हैं। चलो, इतना आप लोगों ने लिख लिए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर बिल्कुल लिख लीजिए। ओके, तो थोड़ा सा पोंछ लेता हूँ। रिलेशन बिटवीन फैराड एंड स्टेट फैराड। ठीक है, रिलेशन बिटवीन फैराड एंड स्टेट फैराड। देखो हम लोग जानते हैं 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, ठीक है, बाय 1 वोल्ट। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये हम लोग जो है जानते हैं। अभी 1 कूलम्ब को हमें क्या करना है, 1 स्टेट कूलम्ब में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे उसका भी रिलेशन है। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू होता है 30 × 10⁹, ठीक है, या फिर 3 × 10⁻10 भी कह सकते हैं, स्टेट कूलम्ब। ओके, दिख रहा है आपको? आई थिंक दिख रहा है। ठीक है, दिखेगा। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 30 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब होता है एंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट होता है, स्टेट वोल्ट। ठीक है, ये दोनों रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, या फिर डायरेक्ट आप लोग फैराड एंड स्टेट फैराड के बीच में रिलेशन याद रख सकते हैं। तो 30 × 10⁹, नीचे होगा 1/300। ओके, ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 9:, इसको आपको मिलेगा क्या, 9:10⁻11। ठीक है, 11 स्टेट कूलम्ब, सॉरी स्टेट फैराड। ठीक है, हम लोग फैराड एंड स्टेट फैराड के बीच में निकाल रहे हैं, तो फैराड। ओके, ये हो गया हमारा रिलेशन। ये हो गया क्या, हमारा रिलेशन 1 फैराड एंड स्टेट फैराड के बीच में। ओके, चलो ये आप लोग याद रखिएगा। एंड उसके बाद हम लोग अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज से फैराड की रिलेशन, तो वो भी देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन फैराड एंड EMU, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। EMU बोले तो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, ठीक है ना। तो देखो जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब वहाँ पे ये थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा EMU का। फिलहाल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम्ब बाय 1 वोल्ट। ठीक है, अभी 1 कूलम्ब इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1/10 EMU होता है, EMU। ठीक है, एंड क्या होता है, जो आपका 1 वोल्ट होता है,
1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना EMU होता है, वो 10⁸ EMU होता है, 10⁸ EMU, ठीक है। ओके, तो ये चार्ज का यूनिट है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ वोल्ट। ओके, दोनों अलग, थोड़ा सा अलग है दोनों, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट पे हम लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10⁹ ही आएगा यहाँ पे, 10⁹, एंड ये 9 आएगा आपका, -9 आएगा, ठीक है, EMU। ओके, तो 1 फैराड एंड EMU के बीच में क्या रिलेशन है, 1 फैराड इज इक्वल टू 10⁻⁹ EMU, ठीक है। ओके, चलो यहाँ से अब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं फिर से। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, C इज इक्वल टू Q/V। यहाँ पे Q का डायमेंशनल फार्मूला बोलो, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या है दोस्तों, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला तो यहाँ पे ये जो V है, ओके, वोल्टेज इज इक्वल टू हम लोग फिर से जानते हैं वाट बाई चार्ज। ओके, तो फिर इस Q को हम लोग Q रहने देते हैं, V को हम लोग वाट बाई Q कर देते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या मिलेगा, ये Q ऊपर जाएगा तो Q² बाई वाट, ठीक है। अब हम लोग Q के जो डायमेंशन है वो लिखते हैं करंट का डायमेंशन इनटू टाइम, ठीक है, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। Q इज इक्वल टू AT होता है उसका डायमेंशन, एंड वाट का डायमेंशन हम लोग जानते हैं, ये आपका वर्क हो गया। वर्क का डायमेंशन क्या है दोस्तों, ml² T⁻², ठीक है, ml² T⁻², ये होता है। अभी इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, पहले तो हम लोग m को लिखते हैं। ओके, हम लोग लिखते हैं पहले m का पावर होगा -1, ओके, एंड l को लिखेंगे l का -2, एंड उसके बाद हम लोग a लिखेंगे, a का होगा स्क्वायर, एंड t का क्या होगा बोलो, t का होगा 4, t का होगा क्या आपका 4 होगा, ठीक है, t का होगा आपका 4। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, ठीक है, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एंड आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, इतना आप लोगों ने लिख लिए हैं। ये जो रिलेशन मैंने बताया ना आपको, ये सभी आपको याद रखना है। डेरिवेशन अगर आप याद भी ना रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये जो है याद रखना होगा, इसके साथ ये जो रिलेशन है दैट इज़ ओके, एंड पूरा ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये MCQ इसमें पूछा जा सकता है। दैट इज़ वाई मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। चलो अभी हम लोग फैक्टर्स की बात करेंगे, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ज़्यादा होगा या फिर कम होगा किसी भी कंडक्टर का, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, ओके। चलो फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपेसिटेंस, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ द कंडक्टर, साइज ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर का साइज कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कंडक्टर का साइज ज़्यादा होगा तो फिर कैपेसिटी भी जो है वो भी ज़्यादा होगा, ओके। इफ साइज ऑफ द कंडक्टर, if size of the conductor increases then its capacity also increases, ठीक है, also increases, ओके। ये बात तो बहुत ही क्लियर है। कंडक्टर का अगर साइज बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, कैपेसिटी भी उसका बढ़ने लगेगा। जैसे बोतल का साइज अगर छोटा होगा तो फिर कम पानी वहाँ पे भरेगा, ओके। अगर बोतल का साइज बड़ा होगा तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा पानी वहाँ पे भरेगा, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द
मीडियम, ठीक है, नेचर ऑफ द मीडियम। मीडियम बोले तो नेचर ऑफ द कंडक्टर हम लोग कह सकते हैं, नेचर ऑफ द मीडियम, या फिर कंडक्टर भी हम लोग कह सकते हैं, कंडक्टर, ठीक है, नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर का नेचर कैसा होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का जो है चार्ज को स्टोर करने का क्षमता जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो फिर मीडियम या फिर कंडक्टर का जो नेचर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है ना। ओके, चलो तीसरा पॉइंट है नेबरहुड ऑफ अदर कंडक्टर, नेबरहुड ऑफ अदर कंडक्टर, ठीक है। जिस कंडक्टर का कैपेसिटी हम लोग निकाल रहे हैं उस कंडक्टर के पास अगर दूसरा कोई कंडक्टर होगा, दूसरा कोई नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज वाला कंडक्टर होगा, तो फिर थोड़ा सा कैपेसिटेंस में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपका क्या होगा, चार्ज जो है, चार्ज का हेरफेर देखने को मिलेगा ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे आपका जितना भी चार्ज है, अगर मैं इधर कोई माइनस चार्ज वाला कंडक्टर रखता हूँ कि ये पूरा आपका नेगेटिव है, इधर कोई एक चार्ज कंडक्टर रखता हूँ जिसमें प्लस है, तो फिर यहाँ पे इस कंडक्टर पे जितने भी प्लस माइनस चार्ज है वो इस तरफ आ जाएगा एंड इस तरफ जो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इंडक्शन का इफेक्ट जो है क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि जिस कंडक्टर का हम लोग कैपेसिटी निकाल रहे हैं उसके आसपास और कौन से कंडक्टर जो है मौजूद है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके, कैपेसिटेंस, ठीक है। इफ अनदर अनचेंज्ड कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर द चार्ज कंडक्टर देन कैपेसिटी इंक्रीजेस, ओके। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसको आपको लिखना है। फर्स्ट फैक्टर साइज ऑफ द कंडक्टर, साइज के साथ कैसे डिपेंड करता है मैंने बता दिए हैं। नेचर ऑफ द मीडियम या फिर कंडक्टर का नेचर कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड नेबरहुड ऑफ अदर कंडक्टर, जिस कंडक्टर की हम लोग बात करें उसके आसपास कोई और दूसरा कंडक्टर है कि नहीं, ठीक है, उसके ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है। चलो तो देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो मैंने अभी तक आप लोगों को कैपेसिटर के बारे में बताया नहीं, कैपेसिटर क्या होता है, सिर्फ कैपेसिटेंस के बारे में बताए हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों, कैपेसिटर जिस कंडक्टर की हम लोग अब तक बात कर रहे हैं ना कि ये कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है स्टोर करेगा, चार्ज को स्टोर करके रखेगा, उसी कंडक्टर को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर अलग से कुछ भी नहीं है, ठीक है, कैपेसिटर भी एक कंडक्टर है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन स्टोर electric charge in the form of electric field, okay, this is the device, okay। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के आकार में स्टोर कर सकता है, उसको जमा कर सकता है, ओके। जैसे कि आप लोगों ने अगर कोई सर्किट देखा होगा तो सर्किट में ड्रम साइज का आप लोगों ने ऐसे छोटे छोटे पार्ट देखे होंगे, कंपोनेंट देखे होंगे, ठीक है। एक हिस्से में ऐसे पूरा सफ़ेद करके बाकी ब्लू रहता है या फिर बाकी आपका दूसरे कलर के भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा आपका एक सफ़ेद हिस्सा दाग किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे माइनस लिखा होगा, ओके। इसका मतलब क्या है, ये माइनस पोल है एंड ये टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ओके, ठीक है ना। इसको माइनस के साथ जोड़ना है, ग्राउंड के साथ जोड़ना है एंड इसको पॉजिटिव के साथ जोड़ना है। ये इस तरह का होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर और भी साइज़ के होते हैं, जैसे कि फ़ैन में अगर आप लोगों ने देखा होगा सीलिंग फैन में या फिर टेबल फैन में इस तरह का एक कैपेसिटर रहता है, ओके, ठीक है। ये भी आपका कैपेसिटर हो सकता है। एंड आपका सिरामिक कैपेसिटर कुछ इस तरह से दिखता है। सिरामिक कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर टैबलेट जैसा होगा, ठीक है, ओके। तो कुछ कैपेसिटर का साइज अलग अलग होता है। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग कितने टाइप के होते हैं वो भी देखने वाले हैं।
चलो तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, एंड ये जितने भी टॉपिक्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इतना डीप में नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलो तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में हम लोग देखेंगे पेपर कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर। दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे माइका कैपेसिटर, ठीक है। तीसरा टाइप आपका आता है सिरामिक कैपेसिटर, चौथा आता है आपका क्या, एक आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ओके कैपेसिटर। देन आता है वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। तो देखो अब पेपर कैपेसिटर क्या है, पेपर कैपेसिटर क्या है, जिस मटेरियल को हम लोग ले रहे हैं उसका एक लंबा सा पेपर का शीट बनाया जाएगा, उसका एक शीट बनाया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने एल्यूमिनियम फॉयल तो देखा होगा, एल्यूमिनियम का शीट देखा होगा, बहुत ही पतला होता है, ठीक है। उस तरह के किसी एक मटेरियल का एक शीट बनाया जाएगा, लंबा, बहुत ही लंबा शीट बनाया जाएगा एंड उसको रोल किया जाएगा। ओके, उसको रोल किया जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये लंबा सा एक मैंने स्ट्रिप काटा है, ठीक है, ये एक मटेरियल का है, शीट बनाए हैं, शीट को कुछ इस तरह से काटे हैं, तो शीट का ये एक टर्मिनल हो गया, ये दूसरा टर्मिनल हो गया। अगर इस शीट को हम लोग ऐसे रोल कर देंगे, ठीक है, ऐसे लपेट देंगे, तो फिर क्या होगा, एक टर्मिनल ये हमें मिलेगा, मतलब ऐसे ऐसे हम लोग इसको लपेट रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लपेट रहे हैं, तो एक टर्मिनल ये आपका इधर से निकलेगा एंड दूसरा टर्मिनल भी यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से ये हो गया हमारा कैपेसिटर। अब ये जो शीट है दोस्तों, ये एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पेपर कैपेसिटर एंड ये जनरली आपका इंडक्शन मोटर में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि सेलिन फैन, ठीक है, सेलिन फैन का कैपेसिटर अगर आपके पास है पुराने वाला, कोई पुराने वाला कैपेसिटर है, उसको तोड़िएगा, उसको तोड़ने के बाद आपको क्या मिलता है वो देखने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पे एक लंबा सा शीट मिलेगा, ठीक है, उसको तोड़िएगा, तोड़ के देखिएगा कि उसमें अंदर में क्या है, ठीक है ना। तो वो होता है हमारा पेपर कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर क्या होता है, वो ये भी आपका माइका से बनाया जाता है, तो दिस इज़ ऑल्सो लुक लाइक दिस वन, ठीक है, बहुत ही टैबलेट जैसा होता है एंड दो टर्मिनल्स होते हैं। सिरामिक कैपेसिटर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, सिरामिक कैपेसिटर भी ऐसा ही होता है, सिर्फ कलर्स जो है, कलर्स में अंतर होता है, ठीक है। सिरामिक कैपेसिटर का कलर्स अलग होगा, इसका कलर अलग होगा एंड यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिया जाता है, थोड़ा सा कुछ प्रिंट करके रहेगा, ठीक है, उससे आपको समझना है। देन उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो कि ड्रम जैसा होता है, ठीक है, जो कि ड्रम जैसा होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक जो मटेरियल है वो फिल किया जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ ऐसे दो ही आपका टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल ऐसे भीतर आपका ऐसे बढ़ा के रखा जाता है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक फिल किया जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल जो है फिल किया जाता है। जब आप लोग यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज देंगे, ठीक है ना, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक है वो चार्ज हो जाएगा एंड चार्ज को स्टोर करके रखेगा। ये होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। एंड वेरिएबल कैपेसिटर क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर बोले तो जिस कैपेसिटर का वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इस कैपेसिटर का कैपेसिटी को जो है चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। ओके, तो ये होता है एंड कैपेसिटर का कैपेसिटर का जो है काम वो क्या होता है, कैपेसिटर का काम क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक वोल्ट को जो है वो आपका कंट्रोल करता है। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे एक मैं डायग्राम बनाता हूँ और ये हमारा एक सर्किट है, ठीक है, एक ये हमारा सर्किट है एंड यहाँ पे मैंने लगाए हैं कुछ ऐसे एक बल्ब, दिस इज़ बल्ब, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जोड़ूंगा पॉजिटिव, इधर जोड़ूंगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ने से ये क्या हो रहा है, ये आपका ग्लो हो रहा है। तो ये है हमारा वोल्टेज सोर्स, यहाँ से हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं एंड ये ग्लो हो रहा है। अभी ये जो वोल्टेज सोर्स है ये अगर आपका अप डाउन करे, मतलब अभी 12 वोल्ट है, 1 सेकंड 2 सेकंड बाद ये आपका 10 वोल्ट हो गया, फिर 9 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट, फिर 12 वोल्ट, ठीक है। अगर ऐसे वोल्टेज जो है आपका अप डाउन करे तो फिर क्या होगा, इसका जो
ग्लोनेस है वो भी अप डाउन करने लगेगा, ठीक है, वो भी कम ज़्यादा जलने लगेगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक आजमाई है। एक यहाँ पे एक एलिमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, दैट इज़ आवर कैपेसिटर, ठीक है, दैट इज़ आवर कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, जब यहाँ पे ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, वो इस चार्ज को यहाँ पे स्टोर करके रखेगा, एंड यहाँ पे अगर ड्रॉप होता है तो इस ड्रॉप को वो इसमें इफेक्ट नहीं करने देगा, ठीक है, देन ये चार्ज इसको सप्लाई करेगा, ठीक है, ओके। एंड ये जो बल्ब है ये आपका वैसा ही जलने लगेगा। वोल्टेज का अगर इधर ड्रॉप डाउन भी होता है तो जो एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो ये सप्लाई कर देगा एंड ये वैसा ही जलने लगेगा। बिल्कुल यहाँ पे वोल्टेज का जो ड्रॉप डाउन है उसको कोई भी प्रभाव नहीं फैलने देगा, ठीक है, इसका कोई प्रभाव इसमें नहीं होने देगा। ये कैपेसिटर मतलब ये वोल्टेज को जो है वो स्टेबल करके रखता है। कैपेसिटर का काम क्या है, किसी भी सर्किट में वोल्टेज सप्लाई को वो स्टेबल करके रखता है, ओके, ठीक है। तो इसीलिए सर्किट में कैपेसिटर लगाया जाता है ताकि वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है वो रोका जा सके। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखेंगे। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जैसे कि रेजिस्टेंस के केस में देखा था, इंडक्टेंस के केस में भी हम लोगों ने कम्बिनेशन देखा था, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, ओके, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, दिसंबर के एंड में हम लोग सभी चैप्टर से जुड़े न्यूमेरिकल एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी जो है सारे थ्योरी पार्ट ख़त्म कर लेना है ताकि हम लोग इजीली एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकें। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, combination of capacitors. So there may be two combination, that is series combination, okay, and दूसरा है आपका parallel combination, तो दोनों ही टाइप को समझना है। सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, देखो कैपेसिटर को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ये इक्वल टाइप ऑफ दिस इज आवर कैपेसिटर, ठीक है। तो सीरीज कम्बिनेशन में क्या होगा, ऐसे कुछ कैपेसिटर को हम लोगों ने जोड़ा है, ठीक है, चलो ये हम लोगों ने 4 कैपेसिटर को जो है जोड़ा है, ये ए पॉइंट, ए एंड ये बी पॉइंट, ओके। तो ए बी एंड बी के बीच में जो रिजल्टेंट कैपेसिटी है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ड्यू टू दिस 4 कैपेसिटर, वो हमें निकालना है कि ये चारों के बदले हम लोग एक ही कैपेसिटर लगाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होना होगा। तो इजीली आपको समझ में आ रहा है, ये चारों मिलके जितना कैपेसिटी देगा वो सिंगल में उतना ही रहेगा, ठीक है। इसको रिप्लेस करके हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक ही कैपेसिटर लगाना चाहते हैं। तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो इसका अगर हम लोग मानते हैं C एंड इसका C1, C2, C3 एंड C4, ये 4 कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटी C1, इसका C2, C3 एंड C4, ठीक है, C4। तो इन दैट केस क्या होगा, C इज इक्वल टू होगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, एंड अगर और भी है तो ऐसे ऐसे आपका प्लस होता जाएगा, ओके। अच्छा रुको, सीरीज कम्बिनेशन के लिए, सीरीज कम्बिनेशन के लिए इसको आप हटा दीजिए, ये आपका पैरेलल कम्बिनेशन के लिए है, ठीक है, ये आपका पैरेलल कम्बिनेशन के लिए है, इसको पैरेलल कम्बिनेशन में करना है, ठीक है। चलो ये मैं इंडक्टर की बात कर दिया था। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, सीरीज कम्बिनेशन के लिए 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर और भी कैपेसिटर है तो फिर वो ऐसे प्लस होता जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं क्या, आपका रिजल्टेंट कैपेसिटी, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन की, तो पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलली हम लोग कनेक्ट करते हैं ऐसे, यहाँ पे और एक कैपेसिटर, यहाँ पे और एक कैपेसिटर, यहाँ पे और एक कैपेसिटर, ठीक है, एंड ऐसे हम लोगों ने टर्मिनल को जो है जोड़ दिए हैं। दिस इज ए टर्मिनल, दिस इज बी टर्मिनल, ये अगर C1 है, ये C2 है, ये C3, C4। तो इन दैट केस अब वो वाला होगा जो कि हम लोगों ने पहले लिखा था, C1 C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। दिस इज द
पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर ऐसा है तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर सीरीज कम्बिनेशन में है तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, याद रखिएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में हम लोग ने सीरीज में क्या किए हैं, R = R1 + R2 + R3 + R4 ऐसे किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये वाला हो रहा है। पैरेलल में हम लोगों ने क्या किए थे, रेजिस्टेंस के केस में 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, लेकिन यहाँ पे सीरीज जैसा करंट हो रहा है, सीरीज जैसा हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों बात आप याद रखिएगा। एंड इंडक्टेंस के केस में तो मैंने आप लोगों को सिखा दिए हैं इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, ओके। चलो अभी लास्ट थिंग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ यूजेस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है, कौन से काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं 2-3 एप्लीकेशन यहाँ पे लिखाऊंगा सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको पूछा जाए एग्ज़ाम पे तो फिर आपको ये 2-3 लिख के आएंगे तो फिर हो जाएगा, ओके, ठीक है। एंड बाकी अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, डेफिनेटली आपको ये सारी बातें फिर से सीखना है, बहुत ही डिटेल्स के साथ सीखना है। फॉर द सब्जेक्ट FEEE आपको उतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। चलो तो मैं फिर भी आपको थोड़ा सा डीप में ले जा रहा हूँ, इतना ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट वन देखो, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिजायर्ड पैटर्न। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिजायर्ड पैटर्न, ठीक है। तो अपने हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिएगा जो चार्ज है उसको कौन से फील्ड में, कौन से रूप में स्टोर करता है कैपेसिटर, बोलो। मैंने लिखाया था आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट करता है, ओके। तो इस काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा, इन रेडियो सर्किट में किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर ट्यूनिंग, ठीक है, फॉर क्या, ट्यूनिंग। देन उसके बाद तीसरा एप्लीकेशन देख लो, इन पावर सप्लाईज फॉर स्मूथिंग द रेक्टिफाइड करंट। इन पावर सप्लाईज फॉर रेक्टिफाइंग फॉर स्मूथिंग, फॉर द रेक्टिफाइड करंट, ओके, ये हो गया। एंड चौथा एक और लिख लेते हैं हम लोग, क्या, टू स्टोर एनर्जी, ठीक है। टू स्टोर एनर्जी को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, ओके, क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो दिस आर द 4 एप्लीकेशन। और भी एप्लीकेशंस है, अगर आपके पास बुक है तो फिर आप वहाँ से और भी एप्लीकेशन जो है लिख सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो आपको ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं पूछा जाएगा, 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। 3 मार्क्स बहुत ज़्यादा हो गए इस क्वेश्चन के लिए, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो 2 मार्क्स के लिए अगर आप 4 एप्लीकेशन याद रखते हैं, एप्लीकेशन लिख के आते हैं 4, तो फिर काम बन जाएगा आपका, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आपको 10 एप्लीकेशंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा उसके हिसाब से हमें एग्ज़ाम पे आंसर देना होता है, ठीक है। आपको 1 मार्क का सवाल पूछा गया है, अगर आप 10 मार्क के लिए 10 मार्क का आंसर जो है लिख के आएंगे तो आपको क्या 10 मार्क मिलेगा, नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको 1 ही मार्क मिलेगा, ओके। MCQ क्वेश्चन को आप ब्रॉड करके लिख के आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। दैट इज़ वाई 2 मार्क्स के सवाल के लिए दिस 4 एप्लीकेशन इज़ सफिशिएंट, ठीक है। चलो, तो आज के क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं।
कैपेसिटर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा एंड जो भी फॉर्मूला मैंने लिखाए हैं उसको याद रखिएगा। खास करके आपको वो कम्बिनेशन वाला पार्ट जो है उसको याद रखना है, ठीक है। सीरीज कम्बिनेशन के लिए क्या होता है एंड पैरेलल कम्बिनेशन के लिए क्या होता है, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एंड ये कैपेसिटेंस का जो सिलसिला है ये फिर से अप्लाइड फिजिक्स में भी चलने लगेगा, ठीक है। अप्लाइड फिजिक्स में भी ये टॉपिक है आपका, वहाँ पे थोड़ा सा और भी डीप में ले जाएंगे, थोड़ा सा और भी हम लोग समझेंगे एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अलग किस्म का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा वहाँ पे। एंड इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा अलग है। तो फिर चलो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्द होगा इसका, ओके। तब तक के लिए अपना पढ़ाई जो है बराबर करते रहना एंड अपना तबीयत का ख्याल रखना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।